नमस्ते। कभी ये सोचा है कि अगर किसी के पास अदालत जाने के पैसे ही ना हो तो क्या उसे इंसाफ नहीं मिलेगा? आज हम इसी सवाल के जवाब में उतरेंगे और समझेंगे कि भारतीय कानून उन लोगों की मदद कैसे करता है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। तो सवाल बहुत सीधा सा है। अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है पर उसके पास कोर्ट कचहरी के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या उसे इंसाफ नहीं मिलेगा? ये एक ऐसा बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हमारे कानून में दिया गया है। तो फिर कानून इसका क्या जवाब देता है? यहीं पर एंट्री होती है एक कॉन्सेप्ट की जिसे कहते हैं अकिंचन व्यक्ति या इंडिजेंट पर्सन। ये एक ऐसी कानूनी व्यवस्था है जो ये पक्का करती है कि पैसा इंसाफ के आड़े ना आए। चलिए इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई शख्स है और उसे किसी के खिलाफ केस करना है, लेकिन अदालती कार्रवाई में तो भाई फीस लगती है जो उसके पास है नहीं। तो क्या वो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा कानून यही एक रास्ता दिखाता है। तो आखिर ये अकिंचन व्यक्ति है कौन? सिविल प्रक्रिया संहिता के मुताबिक ये वो शख्स है जिसकी माली हालत इतनी कमजोर हो कि वो केस फाइल करने की जो जरूरी कोर्ट फीस होती है वो भी ना दे पाए। कानून की नज़र में ये एक खास दर्जा है। और मजे की बात यह है कि कानून में इस एक स्थिति के लिए कई शब्द इस्तेमाल होते हैं। अकिंचन, मुफलिस, निर्धन या आम बोलचाल में कहें तो गरीब। नाम भले ही कितने भी हों, कानूनी मतलब सबका एक ही है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया, लेकिन कोई कानूनी तौर पर खुद को अकिंचन साबित कैसे करेगा? ये सिर्फ कह देने से तो नहीं होता है ना। इसके लिए बाकायदा एक पूरी प्रक्रिया है, एक तरह का लीगल टेस्ट है जिसे पास करना होता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। यहाँ जो सबसे जरूरी चीज है वो है ये नंबर 1000 रुपए। कानून ये कहता है कि अगर किसी के पास कुछ एकदम जरूरी चीजों को अगर हम छोड़ दें तो उसकी कुल संपत्ति 1000 रुपए से भी कम है, तब जाकर उसे अकिंचन माना जा सकता है। अब सवाल ये है कि ये 1000 रुपए की गिनती होती कैसे है? इसमें उस शख्स की चल और अचल मतलब मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टी गिनी जाती है। चल संपत्ति यानी जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे फोन, सोना वगैरह, और अचल यानी जो अपनी जगह पर फिक्स है, जैसे घर या जमीन। हाँ, इस गिनती में दो चीजें शामिल नहीं होती। एक तो पहनने के जरूरी कपड़े और दूसरा वो प्रॉपर्टी जिसके लिए मुकदमा दायर किया जा रहा है। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले तो एक लिखित अर्जी मतलब रिटन एप्लीकेशन कोर्ट में देनी होती है। इस अर्जी में अपनी सारी चल अचल संपत्ति की पूरी लिस्ट देनी पड़ती है, उसकी कीमत के साथ। फिर उस पर साइन करके ये वेरीफाई करना होता है कि भाई जो भी जानकारी दी है वो एकदम सच है। इसके बाद कोर्ट का एक अफसर इस दावे की जांच पड़ताल करता है कि ये बात सही भी है या नहीं। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में ईमानदारी सबसे जरूरी है। एक केस है राधेश्याम प्रसाद का। उसमें कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि अगर कोई एप्लीकेंट जानबूझकर अपनी कोई प्रॉपर्टी छुपाने की कोशिश करता है तो उसकी एप्लीकेशन सीधी सीधी खारिज हो जाएगी। तो एप्लीकेशन खारिज होने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि जांच में पता चले कि वो शख्स असल में अकिंचन है ही नहीं, या फिर जिस प्रॉपर्टी को लेकर केस है वो तो किसी और को ट्रांसफर कर दी गई है, या केस का कोई लीगल बेस ही नहीं बनता। और एक और बड़ी दिलचस्प वजह है, अगर ये पता चल जाए कि पर्दे के पीछे से कोई और इस केस को फाइनेंस कर रहा है तो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। जब केस का फैसला आ जाता है तो उस कोर्ट फीस का क्या होता है जिसे शुरू में देने से छूट मिली थी? यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि कोर्ट फीस माफ नहीं होती, उसे बस टाल दिया जाता है, मतलब डेफर्ड कर दिया जाता है। ये एक तरह का पे लेटर सिस्टम है। कानून सिर्फ केस शुरू करने की इजाजत देता है, फीस तो बाद में चुकानी ही पड़ती है। तो अब सवाल उठता है, ये वसूली होती कैसे है? देखिए, अगर वादी यानी केस फाइल करने वाला केस जीत जाता है तो फैसले में उसे जो भी पैसा या प्रॉपर्टी मिलती है कोर्ट फीस उसी में से वसूल ली जाती है। और अगर वो केस हार जाए तो तब भी उसे कोर्ट फीस देनी पड़ती है, क्योंकि उसने कोर्ट का कीमती वक्त और रिसोर्सेज तो इस्तेमाल किए ही है। और मान लीजिए केस के दौरान ही वादी की मौत हो जाती है तो फीस उसकी जायदाद से वसूली जाएगी। अब एक और भी पेचीदा सिचुएशन को देखते हैं। क्या होगा अगर केस का फैसला आने से पहले ही उस अकिंचन वादी की मौत हो जाए? ये कानूनी तौर पर एक बड़ा उलझा हुआ सवाल है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उसका जो कानूनी वारिस है वो उस लड़ाई को, उस केस को जारी रख सकता है?
मजे की बात यह है कि इस पर अलग-अलग अदालतों की राय भी अलग-अलग रही है। यहाँ दो अहम केस है जो इस कन्फ्यूजन को दिखाते हैं। पहला 1963 का ललित मोहन मंडल केस। इसमें कहा गया कि हाँ, वारिस उसी केस को आगे बढ़ा सकता है, पर एक शर्त है, उसे भी खुद को अकिंचन साबित करना होगा। लेकिन इससे पहले 1951 के कावेरी बनाम राम केस में कोर्ट ने कहा था कि नहीं, वारिस पुराने आवेदन को जारी नहीं रख सकता, उसे एक अकिंचन व्यक्ति के तौर पर एक फ्रेश, एक बिल्कुल नई एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। अब देखने में ये भले ही छोटा लगे, पर कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से ये बहुत बड़ा फर्क है। तो इन सारे नियमों और प्रक्रियाओं का निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ बस इतना है कि एक अकिंचन व्यक्ति के तौर पर मुकदमा करने का जो अधिकार है, वो इस बात को पक्का करने का एक जरिया है कि इंसाफ किसी की अमीरी गरीबी देखकर ना हो। ये कानून के सामने बराबरी के उसूल को मजबूती देता है। और जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो 1000 रुपए की लिमिट है, ये तो बहुत पहले तय हुई थी। आज की महंगाई और इकोनॉमी को देखते हुए क्या ये लिमिट आज भी रेलेवेंट है? क्या ये वाकई में हर गरीब तक इंसाफ पहुंचा पाती है? ये एक सोचने वाली बात है।